हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 लोक नीति की समझ का फर्स्ट चैप्टर। लोक नीति, संकल्पना, प्रासंगिकता और उपागम। लोक नीति का परिचय। राज्य और उसके लोगों के बीच संबंधों को समझने के लिए लोक नीति की बेहतर समझ होना बहुत आवश्यक है। राज्य की उपस्थिति और प्रासंगिकता जीवन के सभी पहलुओं में स्पष्ट है और तेजी से बदलती भू राजनीति और आर्थिक परिवर्तन के साथ राज्य और उसके लोगों के बीच आपसी संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस संबंध में लोक नीति की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। सरल शब्दों में कहें तो लोक नीति एक राजनीतिक ढांचे की तरह है जिसे राज्य के सीमा के भीतर सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करती है और इस संबंध में लोक नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यह उनकी दी गई राजनीतिक व्यवस्था में जनता के जीवन को बदलने और नई आकृति प्रदान करने की शक्ति रखती है। लोक नीति की उपस्थिति जनता के हर सामाजिक आर्थिक पहलुओं में देखी जा सकती है। राज्य आर्थिक विकास लाने, सामाजिक न्याय और समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का निर्माण करता है। इसीलिए न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रिश्ते भी लोक नीति के कारण रूपांतरित बदल रहे हैं। इस तरह लोक नीति को समझना आवश्यक हो जाता है ताकि राज्य, समाज और उनके संबंधों को बेहतर ढंग से जाना जा सके। लोक नीति को समझना एक महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ उजागर करना आवश्यक है वह है कि चूँकि सभी देश अपने पहलुओं में भिन्न हैं, इसीलिए उनकी लोक नीति भी भिन्न है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू, प्राथमिकताओं, उपलब्ध संसाधनों, हितधारकों की भागीदारी आदि के आधार पर नीति की प्रक्रिया, नीति की प्राथमिकता और प्रभाव एक देश से दूसरे देश में काफ़ी भिन्न होते हैं। भारत में नीतियाँ गरीबी की समस्याओं, अशिक्षा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक और लैंगिक न्याय जैसी प्राथमिकताएं, समाज के कमज़ोर वर्ग का सशक्तिकरण, कृषि और उद्योगों का विकास, बेहतर मानव सुरक्षा, संकेतक पर्यावरणीय स्थिरता और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। लोक नीति की व्यापकता और जटिलताओं का एहसास आसानी से किया जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न पहलुओं से अत्यधिक अंतर संबंधित होती है। लोक नीति को परिभाषित करना भी मुश्किल हो गया है। इसका अर्थ यह है कि शब्दार्थ के आधार पर सरलता से कहें तो भाषाई रूप से लोक नीति को उसकी व्यापक प्रकृति और व्यापकता के कारण परिभाषित करना कठिन है। लोक नीति को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। थॉमस आर डाई ने कहा है कि लोक नीति वह है जो कुछ भी सरकार करने या ना करने के लिए चुनती है। डेविड स्टर्न कहते हैं कि ने लोक नीति को पूरे समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है। विलियम जेनकिंस के अनुसार लोक नीति एक राजनीतिक अभिनेता या अभिनेताओं के समूहों द्वारा लक्ष्यों के चयन और उन्हें एक निर्दिष्ट स्थिति में प्राप्त करने के साधनों के विषय में लिए गए परस्पर संबंधित निर्णय
का एक सेट है जहां उन निर्णयों को सैद्धांतिक रूप से कौन अभिनेताओं की प्राप्त करने की शक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। अगले हैं हैरोल्ड लासवेल और अब्राहम कापलान ने लोकनीति को लक्ष्यों, मूल्यों और प्रथाओं के एक अनुमानित कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया है। अगले हैं कोचरिन एट एल के अनुसार सरकार के कार्य और इरादे जो उन कार्यों को निर्धारित करते हैं वो लोकनीति कहलाते हैं। अगले हैं कार्ल जे फ्रेडरिक के शब्दों में लोकनीति किसी व्यक्ति, समूह या सरकार की एक निश्चित कार्यवाही है जो किसी दिए गए वातावरण में अवसर और बाधाएं प्रदान करती हैं, जिसे नीति का उपयोग करने और एक लक्ष्य का उद्देश्य तक पहुंचने के प्रयास में बाधाओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया जाता था। उपरोक्त परिभाषा से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि लोग नीतियां सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गए निर्णय हैं जिसमें उचित नियोजन और कार्यवाही की एक सुनियोजित कार्य प्रणाली शामिल है। परिभाषाएं यह भी स्पष्ट करती हैं कि लोकनीति विभिन्न हितधारकों जैसे सरकारी संस्थाएं, कार्यकारी, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, विभिन्न संघों, दबाव समूहों, नागरिक समाज और निजी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच अच्छी तरह से समन्वित संबंध और सार्थक बातचीत का एक उत्पाद है। लोकनीति को समझने के लिए ऐसी परिभाषाएं संभव हैं, लेकिन यह लोकनीति के व्यवस्थित अध्ययन के पर्याप्त संकेतक नहीं है। जैसा कि एडम एनेवे ने उल्लेख किया है कि यह परिभाषाएं लोकनीति को हित की अभिव्यक्ति के रूप में न केवल निर्णय की तरह देखती हैं। लोकनीति के लक्षण। लोकनीति एक लक्ष्य उन्मुख उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही है। एक लोकनीति का मूल उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी ढांचों का उपयोग करके नियोजित कार्यवाही के आधार पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दूसरा, लोकनीति कुछ करने का परिणाम है। यह क्रिया उन्मुखी है और इसका अर्थ यह कदाचित नहीं है कि सरकार ने क्या किया या करने का इरादा क्या है। सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर लोकनीति का निर्माण करती है। संसाधनों, वित्तीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकता समूहों, समस्या की जटिलता, डेटा की उपलब्धता, एक विशिष्ट प्रशासनिक प्रणाली के भीतर एक राजनीतिक वातावरण में विभिन्न हितधारकों की सहभागिता। तीसरा है, लोकनीति सरकारी निर्णयों की सामूहिक कार्यवाही का परिणाम है। यह सरकारी अधिकारियों के एक्शन पैटर्न को दर्शाता है और नागरिकों के प्रति उनकी चिंताओं और प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। चौथा है, लोकनीति एक सुनियोजित, अच्छी तरह से शोध की गई कार्यवाही है और इसे कानून और प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ लागू किया जाता है। लोकनीति के प्रकार। वितरण नीति। पहला, वितरण नीति में समाज के एक विशिष्ट वर्ग के लिए लाभ और सेवाओं का आवंटन शामिल है। इन नीतियों के माध्यम से सरकार समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करती है, जिसमें विशेष रूप से
समाज के कमज़ोर वर्गों को लाभ होता है। ये नीतियाँ कमज़ोर समुदायों, समूह और उद्योगों की सहायता के लिए लोकधन, संसाधनों और उपयोग को आवंटित करती है। इन नीतियों का उदाहरण शिक्षा नीति, गरीबी उन्मूलन नीति, स्वास्थ्य नीति आदि हैं। ये समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती हैं। दूसरा है पुनर्वितरण नीति में समाज के सभी वर्गों के बीच अधिकारों, आय, संपत्ति को आवंटित करना या फिर पुनर्वितरित करने के लिए सरकार की जानबूझकर की गई कार्यवाही शामिल है। यह मूल रूप से सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से संबंधित है और सामान्य रूप से समाज के कल्याण को प्राप्त करने के लिए नीतियों को पुनर्व्यवस्थित करती है। इन नीतियों का निर्माण करना मुश्किल है क्योंकि इसमें भारी वित्त का आवंटन, शक्ति और अधिकारों का उचित उपयोग शामिल है। यह नीतियाँ देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करती हैं। देश में राजकोषीय और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करने वाली तकनीकें इसमें शामिल है। पुनर्वितरण नीतियाँ एक समूह जो कि कमज़ोर वर्ग या निम्न आय वाला समूह होता है और दूसरा समूह जो उच्च आय वाला समूह होता है कि वास्तविक संपत्ति से लाभान्वित करती है। पुनर्वितरण नीतियों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कराधान नीति, राजकोषीय नीति या फिर सामाजिक कल्याण नीति आदि। तीसरा है नियामक नीति। नियामक नीति लोक नीति की एक और प्रवृत्ति है। नियामक नीतियाँ ये नीतियाँ प्रशासनिक स्थिति को आधिकारिक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं अथवा कुछ गतिविधियों के संबंधित नागरिकों के व्यवहार पर प्रतिबंध या सीमा को लागू करती हैं। उदाहरण के लिए शराब और तंबाकू की खपत, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण नीतियाँ, स्वास्थ्य और सुरक्षित नीति आदि भी विनियामक नियंत्रण हैं। ये नीतियाँ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिन्हें लोक हितों को ध्यान में रखते हुए भी विनियमित करने की आवश्यकता होती है। चौथा है प्रक्रियात्मक या फिर मूल नीति। मूल नीतियों के अनुसार सड़क, राजमार्ग, बांध निर्माण, लोक संपत्ति के रखरखाव, सिंचाई की संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि जैसी समस्याओं से निपटना सरकारी प्रक्रियाओं से संबंधित है। ऐसी प्रक्रियात्मक नीति बनाते समय मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि नीति का निर्धारण कैसे किया जाए और कौन कौन अभिकर्ता होंगे, उनके कार्य क्या हैं। इस प्रकार की नीतियों में सभी प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है। ये नीतियाँ समाज के कल्याण और समग्र विकास से संबंधित होती हैं, ना कि समाज के किसी विशेष खंड से संबंधित होती हैं। पांचवा है ये सरकारी कार्यों के आधार पर नीतियों के प्रकार हैं। इन प्रकारों के अलावा विभिन्न प्रशासनिक व्यवसाय गतिविधियों के आधार पर कई अन्य नीतियां हैं, जैसे कि संरक्षक प्रचार नीतियां, जिन्हें आगे उप नीतियों में विभाजित किया गया है, जैसे अनुबंधन, लाइसेंस और सब्सिडी। एक प्रकार पूंजीकरण नीति है और दूसरी घटक नीतियां हैं। छठा है अन्य प्रकार प्रतीकात्मक या भौतिक नीतियां, निजी पदार्थ नीतियां, सामूहिक नीतियां हैं। नीति विश्लेषण का महत्व। चार्ल्स जॉन्स के अनुसार नीति विश्लेषण लोक नीति को समझने का एक अच्छा तरीका है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी में नीति निर्धारण में नीति विश्लेषण की प्रासंगिकता बताते हुए कुछ टिप्पणी को उल्लेखित किया है।
कुछ टिप्पणियों को उल्लेखित किया है। पहला, हम जिस समाज में रहते हैं और जिस राज्य में हमने समाज के नियमन के लिए बनाया है वह समय के साथ बदल गया है और विभिन्न लोगों ने उनकी अलग अलग तरह से व्याख्या की है। नीति विश्लेषण इस संदर्भ को अधिक कुशलता से समझने में मदद करता है और इसीलिए लोक नीति को समग्र रूप से समझने के लिए नीति विश्लेषण प्रासंगिक है। दूसरा, कई समस्याओं का एक ही दृष्टिकोण होता है, वे एक ही घटना के परिणाम या एक दूसरे से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, वे परस्पर संबंधित हैं और ऐसी समस्या को समझने और उससे निपटने के लिए समस्या का अधिक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। तीसरा, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि सरकार सभी समस्याओं पर कार्रवाई करेगी। यह सब सरकारी क्षमता और कुछ करने की इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा सवाल कैसे करना है। एजेंडा बहुत स्पष्ट होना चाहिए और समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। सरकार को नीति निर्माण के दौरान संसाधन स्थिरता और वित्तीय दायित्वों पर विचार करना होगा। चौथा है, समाज की समस्याएं जटिल हैं और उन्हें अकेले सरकार द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। नीति निर्माण बहुहितधारक की सहभागिता का एक परिणाम होता है, जिसमें न केवल सरकारी एजेंसियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी संस्थान, थिंक टैंक, नीति अध्ययन समूह, नागरिक समाज, मीडिया, पॉलिसी बनाने के हर चरण में शामिल होते हैं। पांचवा है, समाज में मुद्दे व समस्याएं और प्रशासन के प्रति मांगें सक्रिय हैं और निरंतर बदलती रहती हैं और सरकार के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं, जो बदले में सरकार को नीति निर्धारण के साथ प्रयोग करते रहने के लिए भी तैयार कर रहा है। क्योंकि कुछ वर्षों पहले जो नीति परिणामदायक रही थी, जरूरी नहीं वह समकालीन समय में भी प्रासंगिक हो। इस संबंध में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रत्येक समस्या और नीति प्रक्रिया का पूर्ण विश्लेषण किया जाए। छठा है, नीति प्रणाली की अपनी सीमाएं होती हैं, संसाधन और वित्तीय बाधाएं हैं। कई हितधारकों की अपनी प्राथमिकताएं, राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएं, संगठनात्मक दबाव और कई अन्य सीमाएं हैं। ये सभी नीति में परिलक्षित होते हैं और यही कारण है कि सभी दृष्टिकोणों से नीति प्रक्रिया को समझने और इसे उपयोगी बनाने के लिए बहुत ही उद्देश्यपूर्ण नीति विश्लेषण होना बहुत आवश्यक है। नीति विश्लेषण के स्तर। मेटा विश्लेषण इस विचार की समझ से संबंधित है कि लोक नीति विश्लेषण में रूपकों का उपयोग किया जाता है। किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए यह विश्लेषण कुछ अन्य चीज़ों का उपयोग करेगा। इस दृष्टिकोण पर आधारित नीति विश्लेषण के मॉडल अभिजातीय, बहुलवादी, नव मार्क्सवादी हैं। दूसरा है मेसो विश्लेषण। एक मध्यम स्तर का दृष्टिकोण है जो नीति डिजाइन में परिभाषाओं, एजेंडों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बीच संबंध पर केंद्रित है। तीसरा है निर्णय विश्लेषण। यह दृष्टिकोण जिस प्रमुख प्रश्न की जांच करता है वह यह है कि दृष्टिकोण में किसे, क्या और कैसे मिलता है। इस संदर्भ में नीति निर्धारण को केवल उद्देश्य को समझने के लिए नहीं समझा जाता है, बल्कि मुख्यतः यह समझने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि निर्णय कौन ले रहा है, किसके लिए निर्णय लिया गया है और सभी लोगों को निर्णय से क्या प्राप्त हुआ है।
मार्क्सवाद, अभिजात्यवाद, तकनीकीवाद, बहुलवाद, निगमवाद जैसे मॉडल इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। चौथा, वितरण विश्लेषण। नीति के निष्पादन, मूल्यांकन, प्रभाव और परिवर्तन स्तर के संदर्भ में नीति के परिणामों को समझता है। अगला है नीति अध्ययन के विभिन्न रूप। नीति अध्ययन के 3 अलग अलग रूप हैं। पहला, वर्णनात्मक रूप। नीति अध्ययन का वर्णनात्मक रूप मुद्दों और विभिन्न कारक जो नीति अध्ययन के लिए निर्धारक हैं का वर्णन करने, इससे संबंधित विभिन्न हितधारकों की भूमिका और नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों के उल्लेख से संबंधित है। यह प्रारूप नीति के परिणामों के वितरण से भी संबंधित है। दूसरा है निर्धारित प्रारूप। नीति अध्ययन का निर्धारित प्रारूप नीति डिजाइन को बेहतर बनाने के तरीके और सामान्य रूप से समाज के लिए नीति को कैसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है बताया है। संपूर्ण नीति प्रक्रिया को और अधिक समावेशी, सहभागितापूर्ण और परिवर्तनशील बनाकर सुधार के लिए सुझाव भी निर्धारित करता है। तीसरा है तुलनात्मक रूप। नीति अध्ययन का तुलनात्मक रूप मूल रूप से विभिन्न नीतियों, उनकी संरचनाओं, परंपराओं, प्राथमिकताओं, विभिन्न एजेंसियों, अभिनेताओं, नीति परिणामों आदि का अध्ययन करता है ताकि नीति को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र की जा सके। अगला है नीति निर्माण के मॉडल। नीति वैज्ञानिकों ने पूरी नीति बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न मॉडल विकसित किए हैं। थॉमस डाई के अनुसार लोक नीति के मॉडल निम्नलिखित बातों के लिए प्रयास करते हैं। पहला, राजनीतिक और लोक नीति के बारे में हमारी सोच को सरल और स्पष्ट करने के लिए। दूसरा, नीतिगत समस्याओं के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करने के लिए। तीसरा, राजनीतिक जीवन की आवश्यक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए हमारी मदद करता है। अगला है लोक नीति को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे प्रयासों को निर्देशित करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वहीन है। अगला है लोक नीति के लिए स्पष्टीकरण का सुझाव देते हैं और इसके परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। प्रत्येक मॉडल एक विशिष्ट दृष्टिकोण से लोक नीति को समझने का प्रयास करता है और लोक नीति निर्माण की एक अलग समझ प्रदान करता है। हालांकि नीतियाँ लोक पसंद, कुलीन वरीयता, राजनीतिक प्रक्रिया, प्रणाली प्रक्रिया, तर्कसंगत योजना, समूह गतिविधि और गेम फंक्शन का परिणाम है। पहला मॉडल है प्रक्रिया प्रतिमान यानी प्रक्रिया मॉडल। इस मॉडल में नीति निर्माण की राजनीतिक गतिविधियों के पैटर्न जो कि नीति निर्माण की प्रक्रिया है की जांच की जाती है। प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, जैसे पहला, समस्या की पहचान। नीतिगत समस्या की पहचान उन मांगों का विश्लेषण करके की जाती हैं जो संपूर्ण समाज या समाज के विभिन्न समूहों द्वारा सरकार के समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत की जाती है। दूसरा, एजेंडा सेटिंग। विभिन्न हितधारकों जैसे प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया आदि की विशिष्ट मांगों पर ध्यान केंद्रित करती है और इस आधार पर की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है। अगला है नीति निर्माण। नीति प्रस्ताव विभिन्न हितधारकों द्वारा शामिल की जाती है। अगला है नीति निर्धारण। समस्या से निपटने के लिए कार्यवाही का एक विशिष्ट रूप चुना जाता है और विधायिका, कार्यकारी और प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से
इसको लागू किया जाता है। अगला है नीति क्रियान्वयन। इस नीति को अब लोक अधिकारियों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। अगला है नीति मूल्यांकन। इस चरण में परिणाम और निहितार्थ का विश्लेषण किया जाता है। सरकारी एजेंसियों, खुद और मीडिया, थिंक टैंक, निजी परामर्शदात्री और नागरिक समाज जैसे विभिन्न अन्य अभिकर्ताओं आम जनता नीतिगत परिणामों का मूल्यांकन करती है। यह मॉडल संरक्षित तरीके से नीति बनाने की विभिन्न गतिविधियों को समझने के लिए लाभदायक है। दूसरा मॉडल है संस्थागत मॉडल। लोक नीति और राजनीतिक संस्थान एक दूसरे से गहन रूप से संबंधित हैं। सभी राजनीतिक गतिविधियों राजनीतिक संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, शहरी और ग्रामीण सरकारी संस्थान द्वारा की जाती हैं और लोक नीतियों का निर्माण और निष्पादन भी सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। थॉमस डाई ने उल्लेख किया है कि लोक नीति और सरकारी संस्थानों के बीच करीबी संबंध है। एक नीति तब तक लोक नीति नहीं बन जाती है जब तक कि उसे सरकारी संस्थानों द्वारा अंगीकार, क्रियान्वित और लागू नहीं किया जाता है। सरकारी संस्थान लोक नीति के 3 विशिष्ट विशेषताएं प्रदान करता है। पहला, वैधता। सरकारी संस्थान नीतियों को वैधता प्रदान करता है। सरकार की नीतियां कानूनी दायित्व बन जाती हैं और उनका नागरिकों को अनुपालन करना पड़ता है। सरकारी संस्थागत गतिविधियों के माध्यम से कानूनी वैधता को मंजूरी दी जाती है। दूसरा है सार्वभौमिकता। सरकारी संस्थान एकमात्र और कानूनी संस्थान हैं जिनके माध्यम से सरकार की नीतियां समाज के सभी लोगों के लिए विस्तृत होती हैं। तीसरा है बल प्रयोग। सरकार उन लोगों के खिलाफ आधिकारिक बल का उपयोग कर सकती है जो नीतियों और सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं। केवल सरकार के पास उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ बल प्रयोग करने का वैध अधिकार होता है। तीसरा मॉडल है लोकनीति निर्माण का तर्कसंगत मॉडल। थॉमस डाई ने उल्लेख किया है कि एक तर्कसंगत नीति वह है जो अधिकतम सामाजिक लाभ हासिल करती है, अर्थात सरकारों को समाज के लिए ऐसी नीतियों का चयन करना चाहिए जो कि लागत से कहीं अधिक लाभ प्रदान करती हों और सरकारों को लाभ से अधिक लागत वाली नीतियों से बचाना चाहिए। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए 2 महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताएं हैं। पहली, यदि पॉलिसी की इनपुट लागत इसके आउटपुट लाभ या रिटर्न से अधिक हो तो नीति को नहीं अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, नीति को अंतिम कार्रवाई के रूप में चुनते समय निर्णय निर्माताओं को उसे नीति का चयन करना चाहिए। यहाँ पे आएगा, उस नीति का चयन करना चाहिए जो इनपुट लागतों की तुलना में अधिकतम लाभ प्रदान करे। इस तरह एक तर्कसंगत नीति वह नीति है जो लागत की तुलना में अधिकतम लाभ या रिटर्न देती है। थॉमस डाई के शब्दों में एक नीति तर्कसंगत है जब तक जिन मूल्यों का त्याग किया गया है और जो मूल्य प्राप्त हुए हैं उनके बीच का अंतर सकारात्मक हो और यह किसी भी अन्य नीति विकल्प से अधिक हो। चौथा है कुलीन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार लोक नीति अभिजातीय वर्ग की प्राथमिकताओं और मूल्यों का परिणाम है। यह अभिजात वर्ग के हितों को दर्शाता है और नीतियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों को प्राप्त करता है। थॉमस डाई बताते हैं कि कुलीन मॉडल
से पता चलता है कि लोक नीति के बारे में उदासीन और गलत रूप से सूचित हैं। वास्तव में अभिजात वर्ग बड़े पैमाने पर आमजन की तुलना में नीतिगत प्रश्नों पर जनमत को आकार देती है। इस प्रकार लोक नीति वास्तव में अभिजात वर्ग की प्राथमिकताएं बन जाती हैं। लोक अधिकारी और प्रशासन केवल अभिजात वर्ग द्वारा तय की गई नीतियों को पूरा करते हैं। नीतियां अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर नीचे की ओर बढ़ती हैं और वे आम जन की मांगों से उत्पन्न नहीं होती हैं। थॉमस डाई अभिजात वर्ग के सिद्धांत को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में बताते हैं। वह कहते हैं, फर्स्ट है, समाज उन लोगों में विभाजित है जिनके पास शक्ति है और जिनके पास शक्ति नहीं है। केवल व्यक्तियों की एक छोटी संख्या समाज के लिए मूल्यों का आवंटन करती है, जनता नीति तय नहीं करती है। दूसरा है, जो कुछ लोग जो शासक होते हैं वे शासित जनता में से नहीं होते हैं। समाज के ऊपरी स्तर पर सामाजिक आर्थिक रूप से विभिन्नतापूर्ण एक रेखा खींची जाती है। तीसरा है, अभिजात वर्ग के पदों के लिए गैर कुलीन लोगों का आंदोलन स्थिरता बनाए रखने और क्रांति से बचने के लिए धीमा और निरंतर होना चाहिए। केवल गैर अभिजात वर्ग जिन्होंने मूल अभिजात वर्ग की सर्वसम्मति को स्वीकार किया है को शासन मॉडल में भर्ती किया जा सकता है। चौथा है, कुलीन सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी मूल्यों और प्रणाली के संरक्षण के आधार पर एक आम सहमति साझा करते हैं। पांचवा है, लोकनीति जनता की मांगों को नहीं बल्कि कुलीन वर्ग के प्रचलित मूल्यों को दर्शाती है। लोकनीति में परिवर्तन क्रांतिकारी के बजाय बुद्धिशील होना चाहिए। छठा है, सक्रिय कुलीन उदासीन जनता से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं। कुलीन आम जनता को प्रभावित अधिक करते हैं और वे आप जनता से कम प्रभावित होते हैं। हालांकि कुलीन सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि अभिजात वर्ग एक लोक नीति को आम लोग के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल बना देता है, बल्कि समाज के प्रति अभिजात वर्ग की जिम्मेदारी को उजागर करता है। पांचवा मॉडल है अभिवृद्धिशील मॉडल। यह मॉडल राजनीतिक विज्ञान डेविड ब्रूबेक और चार्ल्स लिंड ब्लूम के कार्यों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले इस मॉडल को निर्णय लेने की तर्कसंगत मॉडल की आलोचना के रूप में विकसित किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि नीति निर्माताओं को एक प्रशासनिक प्रणाली में मौजूद और प्रस्तावित नीतियों के बारे में निर्णय लेते समय जटिल सामाजिक मांगों, समय की कमी, ढांचागत सीमाओं, वित्तीय बाधाओं जैसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अभिवृद्धिशील मॉडल एक सही तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया की सीमाओं और यथार्थवादी बाधाओं की पहचान करता है और नीति निर्माताओं को निर्णय लेने के लिए अधिक व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। इस मॉडल में लघु अभिवृद्धिशील परिवर्तन पर ध्यान दिया जाता है जो एक नीति का निर्माण करता है और नीति और व्यय पहलू में लागत लाभ विश्लेषण में भी परिवर्तन करता है। छठा है समूह मॉडल। इस मॉडल के अनुसार लोकनीति समूह संघर्ष का परिणाम है। एडर्सन के अनुसार जिस समूह को लोकनीति कहा जा सकता है वह किसी भी समय में मौजूदा समूह के बीच संघर्ष से प्राप्त किया गया संतुलन है और यह एक ऐसे
संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विरोधी गुट या समूह लगातार अपने पक्ष में नीति को लाने का प्रयास करते हैं। लोक नीतियाँ समूह की गतिविधियों को दर्शाती हैं और यह मॉडल इस बात पर प्रकाश डालता है कि समाज के विभिन्न समूह में से प्रत्येक लोक नीति को नीति निर्माण स्तर पर अपने लाभ के लिए कैसे प्रभावित करते हैं। समूह सामान्य हित पर बने होते हैं और वे उसी के आधार पर विभिन्न हित समूह बनाते हैं। डेविड डोमेन के अनुसार एक रुचि समूह एक साझा रवैया समूह है जो समाज में अन्य समूहों पर कुछ दावे करता है। ऐसा समूह राजनीतिक हो जाता है यदि यह सरकार के किसी संस्थान के माध्यम से या जब यह दावा करता है कि समूह के हिस्से के रूप में व्यक्ति राजनीति में महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। समूह व्यक्तिगत और सरकार के बीच की कड़ी है और राजनीतिक प्रणाली इन समूहों का प्रबंधन करती है। समूहों का प्रबंधन करके सभी समूह संघर्षों को संतुलित करने, तैयार करने और नीति को लागू करने के लिए समायोजन नीतियाँ बनाती है। थॉमस डाई का उल्लेख है कि समूह के सिद्धांतकारों के अनुसार किसी भी समय लोक नीति समूह संघर्ष से प्राप्त संतुलन है। यह संतुलन विभिन्न हितों के समूहों की सापेक्ष प्रभाव से निर्धारित होता है। किसी भी हित समूह के सापेक्ष प्रभाव में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लोक नीति में परिवर्तन होने की आशा की जा सकती है। नीति प्रभाव पाने वाले समूहों द्वारा वांछित दिशा में आगे बढ़ती है और प्रभाव होने वाले समूहों की इच्छाओं से दूर होती है। समूहों का प्रभाव उनकी संख्या, धन, संगठनात्मक शक्ति, नेतृत्व, निर्णय निर्माताओं तक पहुंच और आंतरिक सामंजस्य से निर्धारित होता है। 7वां मॉडल है सार्वजनिक विकल्प मॉडल। यह यहाँ पे लोक आएगा। लोक नीति निर्माण का आर्थिक अध्ययन है। यह बताता है कि राजनीतिक और बाजार क्षेत्र में मतदाता, करदाता, सरकारी अधिकारी, निजी मालिक, राजनीतिक दल, हित समूह के रूप में सभी अलग अलग अभिकर्ताओं ने एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं और व्यक्तिगत लाभों के अधिकतमकरण के सिद्धांत के आधार पर अपनी पसंद का चुनाव करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवहार नहीं करते हैं, अर्थात जब राजनीतिक विकल्पों की बात आती है तो व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचेंगे और बाजार क्षेत्र में अलग तरीके से सोचेंगे। बाजार क्षेत्र में राजनीति में भी व्यक्ति अपनी पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ आते हैं और एक साथ आने से वे नीतिगत निर्णय को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार अपने स्वयं के कल्याण को भी बढ़ाते हैं। थॉमस डाई ने उपयुक्त रूप में निष्कर्ष निकाला है कि लोग राजनीतिक और बाजार दोनों में अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्वार्थी उद्देश्यों के साथ वे सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभ भी उठा सकते हैं। अगला मॉडल है व्यवस्था का मॉडल। डेविड स्टर्न ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया है और लोक नीति प्रवचन में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया है। लोक नीति को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में माना जाता है जो पर्यावरण से आने वाले मांग का जवाब देती है। पर्यावरण में सामाजिक, आर्थिक घटना और सेटिंग्स शामिल होती हैं जो राजनीतिक प्रणाली के
लिए बाहरी होती हैं। राजनीतिक प्रणाली में प्राथमिक मशीनरी और गतिविधियों की परस्पर संबंध प्रणालियाँ होती हैं जो समाज पर लागू हो रहे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में होती हैं। राजनीतिक माहौल में मांग और समर्थन शामिल होते हैं। मांग मूल रूप से उन फैसलों के लिए दावे हैं जिनसे लोग अपने व्यक्तिगत या समूह हित और सामाजिक मूल्यों को संतुष्ट करना चाहते हैं। नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था को कर भुगतान, वोट डालने, कानून का पालन करने के लिए समर्थन दिया जाता है। फीडबैक लूप बाद में घटित होने वाला प्रभाव है जो पर्यावरण को बदल देता है, और जब नीति के परिणाम दिखाई देने लगते हैं तब यह मांग में परिवर्तित हो जाता है। नीतिगत आउटपुट नई मांग की ओर जाता है और यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। 9वां है खेल सिद्धांत या फिर खेल सिद्धांत मॉडल। लोक नीति निर्माण का ये सिद्धांत उन परिस्थितियों में तर्कसंगत निर्णय का विश्लेषण करने के बारे में है जहां 2 या 2 से अधिक प्रतिभागियों को निर्णय लेने होते हैं उन निर्णय में से आने वाले विकल्प पूर्व लिए गए निर्णयों पर निर्भर करते हैं। खेल सिद्धांत इस बारे में नहीं है कि लोग कैसे अपने निर्णय कर रहे हैं, बल्कि यह बताती है कि लोगों को अपने निर्णय कैसे लेने चाहिए, यह जानते हुए कि उनके चुने हुए विकल्प विशिष्ट परिणाम देंगे। और एक तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में लोग जानते हैं कि परिणाम उनके चयनित विकल्पों पर निर्भर करता है। उपरोक्त चर्चित प्रत्येक मॉडल विभिन्न आयामों से लोक नीति को समझने के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मॉडल के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कुछ मॉडल दूसरों की तुलना में कुछ स्थिति या घटनाओं को समझने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। एक अच्छा नीति मॉडल वैधता के बिना राजनीतिक व्यवहार के उद्देश्य विश्लेषण पर आधारित है, जो एक पसंदीदा सैद्धांतिक पक्षपात है। लोक नीति प्रवचन में जांच का लक्ष्य लचीला और समावेशी होना चाहिए और समस्याओं की बेहतर समझ और मुद्दों को सुलझाने में योगदान करने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट है लोक नीति की प्रासंगिकता या फिर महत्व बोल सकते हैं इसको, महत्वता बोल सकते हैं। लोक नीति उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और कार्यवाही उन्मुख होती है। यह लक्ष्यों के एक सेट को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध समन्वित नीति निर्माण का परिणाम है। इसमें नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन के साथ शुरू होने वाला एक पूर्व परिभाषित ढांचा है, क्योंकि नीतियां जनता के लिए और बड़े पैमाने पर समाज के लिए बनाई जाती हैं और इसीलिए राज्य नीतियों के माध्यम से कई चुनौतियों को पार कर सकते हैं और नागरिकों की बुनियादी मांगों को पूरा कर सकते हैं। अच्छी नीतियां राष्ट्र के सकारात्मक परिवर्तन और वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, प्रत्येक देश हर मोर्चे पर अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये समस्याएं जटिल हैं और अधिक गंभीर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के साथ साथ आज हमारे पास जनसंख्या, खाद्य असुरक्षा, जल असुरक्षा, स्वास्थ्य असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि जैसी मानवीय सुरक्षा के खतरे भी अधिक हैं। ऐसे में लोक नीति की प्रासंगिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोक नीति समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, और यह नीतिगत विज्ञान के प्रवचन के लिए वैज्ञानिक समझ और मूल्य मानदंडों को एक संयोजन प्रदान करती है। यह प्रकृति स्वरूप बहुआयामी होती है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं के बीच संबंध विकसित करती है। यह नागरिकों को नीति के परिणामों
का विश्लेषण करने, सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और लोक नीति निर्माण में व्यक्ति समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कार्यपालिका, विधायिका, राज्य सरकार, नीति आयोग, नौकरशाही, स्थानीय, शहरी और ग्रामीणवासी संस्थाओं आदि से संबंधित प्रशासनिक मशीनरी है, जिसके साथ साथ थिंक टैंक, नीति नियोजन, विभिन्न अनुशासन से संबंधित शिक्षाविदों और मीडिया लाइट लोग हित समूह, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वाद विवाद आदि नीतियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें सरकार लागू करती है। भारत में लोक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास है। स्वतंत्रता के बाद से कई कृषि, औद्योगिक नीतियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार नीतियां लागू की गई हैं। इन सभी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अखंडता के साथ सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। लोक नीति की समझ से हमें अपने देश को बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलती है। यह हमारी समस्याओं को अधिक बारीकी से समझने में मदद करता है और हमें लोक नीति का पता लगाने के लिए अधिक गतिशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण से लैस करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।